सो ही गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज से मैं आप सबके लिए टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड के आने वाले न्यू एपिसोड्स को सबसे पहले और सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुआन ने अपने आर्मी के साथ डीमन अलायंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अचानक से इस फाइट में लू और पाई की मदद करने के लिए ली सिंह अपनी टीम लेकर आ जाता है, जिसके बाद फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। मगर तभी ली सिंह अपने दोस्तों से कहता है कि तुम सब मेरे पीछे आओ और फिर उनको लेकर यहाँ से निकल जाता है। लुआन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को इस दुनिया से खत्म करके ही रहूंगा। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइली को दिखाया जाता है, जो कि लू से पूछ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, जिसके जवाब में लू बताता है कि हमारे डीमन अलायंस स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमला हो गया था, वहाँ से हमारे सिर्फ कुछ 100 लोग ही बचकर निकल पाए हैं। तभी पाई कहता है कि ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से हेवनली नोट सेक्ट के काफी सारे लोग आज मारे गए। तो इस पर ली सिंह कहता है कि अपने साथियों को मुसीबत में देखकर हमारा हेवनली नोट सेक्ट ऐसे ही चुप नहीं रह सकता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी गू हैंग ने पहले भी हमारे कई सारे लोगों को मारा है, तो उस चीज का बदला तो हमें उससे लेना ही था। जिसके बाद फिर वो नाइली से कहता है कि ब्रदर, गू हैंग का ब्लड मून अलायंस अब पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिक्रूट किया है ताकि वो तुम्हारे अलायंस को हरा सके। अगर आप चाहो तो इस फाइट में आपकी मदद करने के लिए मैं अपने कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को कांटेक्ट कर सकता हूँ, जो कि आपकी ब्लड मून अलायंस के साथ फाइट करने में मदद करेंगे। मगर इसके जवाब में नाइली उससे कह देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ब्रदर ली सिंह की मदद किसी और चीज के लिए चाहिए। जिस पर वो कहता है कि बोलिए, आखिर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो नाइली उससे पूछता है कि क्या तुमने सड़क में कभी किसी गैंग को आपस में लड़ते हुए देखा है? मुझे बताओ कि अगर फाइट में दुश्मन की गिनती तुमसे ज्यादा हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? तो इसके जवाब में लू आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ऐसे मामले में तो मैं सबसे पहले जाकर उनके लीडर को ही मारूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोगों की दिमाग की घंटी जल जाती है। लू कहता है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो हमें उसके पूरे टीम के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे जाकर ब्लड मून अलायंस के लीडर गू हैंग को ही मारेंगे। ली सिंह भी कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर हमने ब्लड मून अलायंस के लीडर को ही मार दिया तो उसके फोर्सेस ऑटोमेटिकली हमसे डर जाएंगे। ब्रदर नाइली, मुझे विश्वास है कि आप उसके लीडर को आसानी से मार सकते हो। तो अब बारी हमारी है, हम ब्लड मून अलायंस के सभी सोल पॉइंट्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उनके पास छिपने के लिए भी कोई जगह ना बचे। तभी पाई कहता है कि बस इतना ही नहीं, हम उनके सारे पैसे भी चुरा लेंगे ताकि बाद में हम उनके लोगों को ही लालच देकर अपनी साइड कर सकें, जिसके बाद उसके लोग ही हमारे जासूस बन जाएंगे और हम गू हैंग के हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकेंगे और सही मौका देखते ही उसके ऊपर अटैक करके खेल खत्म कर देंगे। और फिर कहता है कि इस प्लान के होते हुए हमारा हारना इम्पॉसिबल है। ली सिंह भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो नाइली से कहता है कि ब्रदर, आप बस तब तक हीलिंग करते रहो। जिसके बाद फिर हमें नाइली को दिखाया जाता है, जो कि उनके जाने के बाद बैठकर अपनी हीलिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से अपने सोल फॉर्म को कंसोलिडेट करना होगा ताकि मेरी स्ट्रेंथ जल्द से जल्द रिकवर हो सके। सोल्स जो कि सोल होल के अंदर रहते हैं, वो लोग की ताकत एक फेक बॉडी के बराबर होती है। जैसे ही सोल फॉर्म का ओनर मर जाता है, वो एक नई बॉडी के तलाश में निकल जाती है अपने अकॉर्डिंग बेस्ट बॉडी ढूंढने के लिए। मगर जैसे ही सोल किसी नए बॉडी में एंटर करती है, वो सिर्फ अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ का 80 to 90% यूज कर पाती है और किसी को भी यहाँ पर सोल की हिडन पावर को अवेकन करना नहीं आता है, क्योंकि ये एक एबिलिटी है जिस वजह से ह्यूमन रेस इस टाइनी वर्ल्ड में अपनी पावर्स का खुल के इस्तेमाल कर पाते हैं। और बात करें उन मेजर फैमिलीज की जो कि इस टाइनी वर्ल्ड पर रूल करते हैं, वो इस एबिलिटी से अपने 100% पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिस वजह से वो लोग अब तक अपने टॉप पोजीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। और अब जबकि ब्लड मून लीग डीमन लीग को अपने अंदर सप्रेस कर रही है, तो गू बेई फाइट किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो इस फाइट में नहीं जीतता है तो न सिर्फ उसकी फैमिली उसको छोड़ देगी, बल्कि वो ग्रेट वर्ल्ड में भी अपनी पोजीशन हार जाएगा। तभी नाइली को अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वो कहता है कि आखिर इस समय कौन ही आ सकता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने वनरेबल वन थे। नाइली अपना हाथ जोड़कर उनको रिस्पेक्ट देता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर आज किस लिए आए हैं? जिसके जवाब में वो बताते हैं कि हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल तुमसे मिलना चाहते हैं
और यही मैसेज लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर नाइली कहता है कि वनरेबल वन, प्लीज आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें हेवनली क्लाउड वनरेबल वन का मेंशन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और शानदार था। नाइली इस जगह के ऑरा को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, मगर तभी उसकी नजर हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि इनका ऑरा तो बहुत ही ज्यादा प्योर है, बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिवाइन वनरेबल ने भी आर्ट ऑफ हेवनली डेरिवेशन सीखा है। जिसके बाद अब हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल नाइली को देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा ही नाम नाइली है? जिस पर नाइली उनके सामने हाथ जोड़कर उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि जी मास्टर, मेरा नाम ही नाइली है। डिवाइन वनरेबल अब कहते हैं कि मैं तुमको अपने 39th डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारे मास्टर मिंग मेरे एक ओल्ड फ्रेंड के डिसाइबल रह चुके हैं। मुझे यकीन है कि वो इस मामले में बिल्कुल भी झिझक नहीं करेंगे। मगर यहाँ उनका एक डिसाइबल उनकी ये सब बातें सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वहीं नाइली सोचने लगता है कि अगर मैं हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल का डिसाइपल बन गया तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा और सेक्ट मास्टर बनना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी डिवाइन वनरेबल का वो डिसाइपल कहने लगता है कि मास्टर, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। डिवाइन वनरेबल, आपको सिर्फ उन्हीं डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि एटलीस्ट हेवनली लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुके हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि नाइली अभी भी हेवनली फेट रेल्म के कल्टीवेशन लेवल पर है। जिस पर डिवाइन वनरेबल कहते हैं कि कल्टीवेशन तो बस एक सेकेंडरी एसेट है। एक डिसाइपल के अंदर के डाव के कॉम्प्रिहेंशन को मैं ज्यादा महत्व देता हूँ। और बात करें नाइली की, तो उसका डाव काफी सारे हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में पहुंचे हुए कल्टीवेटर से भी काफी ज्यादा है। वो डिसाइपल नाइली को लेकर काफी कुछ कहना चाहता था, मगर अपने मास्टर की ये बात सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है। वहीं हम नाइली को देखते हैं जो कि हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल के सामने अपनी दोनों हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मास्टर, मैं एक फ्री स्पिरिट पर्सन हूँ, तो अगर मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करके आपका डिसाइपल बन जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं हेवनली क्लाउड डिवाइन हॉल से बाहर ज्यादा निकल पाऊंगा। अब उसकी ये बात सुनकर वो डिसाइपल कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मास्टर तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़े ऑनर की बात है। तुम अभी किसी भी हालत में मास्टर के साथ नेगोशिएटिंग टर्म्स में नहीं हो। क्या तुम्हारा यही मैनर्स है? जिस पर नाइली वनरेबल वन से कहता है कि मास्टर, मैं हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ और साथ ही मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उनका डिसाइपल बनूं। मगर मैं हेवनली क्लाउड डिवाइन वनरेबल से एक ओपिनियन चाहता हूँ कि आपके डिसाइपल सिर्फ इस मेंशन में ही इधर उधर घूमकर बोर नहीं हो जाएंगे। तो उसकी ये बात सुनकर उस डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर डिवाइन वनरेबल को तो नाइली की इस बात पर हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि नाइली बिल्कुल सही है, एक मास्टर और उसके डिसाइपल के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुम मेरे डिसाइपल बनने के ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने मन मुताबिक हेवनली क्लाउड डिवाइन हॉल से बाहर जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो ये सुनकर नाइली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि डिवाइन वनरेबल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन वनरेबल भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि बहुत बढ़िया, और फिर सभी से कहते हैं कि अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। मुझे नाइली के साथ यहाँ पर डाव के बारे में कुछ अकेले में बात करनी है। तो फिर उनका डिसाइपल और वनरेबल वन यहाँ से चले जाते हैं। तभी नाइली मुस्कुराकर उस डिसाइपल को चिढ़ाने लगता है, मगर वो डिसाइपल अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर डिवाइन वनरेबल कहते हैं कि चलो अब हम शुरू करते हैं और एक मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करते हैं। नाइली भी अपने कल्टीवेशन वाले पोज में बैठ जाता है। डिवाइन वनरेबल कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आज मैं नाइली के नॉलेज से कुछ नया जरूर सीखूंगा, और नाइली के सामने एक कप और केटली रख देते हैं। दोनों के बीच यहाँ पर काफी देर तक डिस्कशन चलती है। डिवाइन वनरेबल मन ही मन सोच रहे थे कि फेदर गॉड सेक्ट बाहर के साथ साथ अंदर से भी काफी ज्यादा डेंजर में है। नाइली के टैलेंट की मदद से फेदर गॉड सेक्ट का पिलर दोबारा खड़ा हो सकता है, क्योंकि नाइली एक जीनियस भी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और साथ ही नीचे कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।